क्या फ़र्क देखते हैं सर बाहर के मीडिया में और पाकिस्तानी मीडिया में? अब देखें, प्रोफेशनलिज्म हो गया, डायरेक्शन हो गया, पॉजिटिविटी हो गया, बिजनेस हो गया, प्लूरलिज्म, अब ये चीज़ें हमारे यहाँ डिस्कस नहीं होती। जो चाहते हैं वो हम बात नहीं करते, जो नहीं चाहते उस पर हमारा तस्करा ज़्यादा होता है। वो लोग जो यहाँ से जाना चाहते हैं हायर एजुकेशन स्टडीज़ के लिए, उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे? क्या मेन पाथ है जिसको अडॉप्ट करते हुए वो वहाँ पर जाते? तो दो तीन चीज़ें हैं कि वेरी स्पेसिफिक टू द कंट्री एंड देन द यूनिवर्सिटी लैंग्वेज, और उसके बारे में पढ़ना शुरू करें। और जब आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखें तो उसमें कहें कि मैं ये चीज़ सीखना चाह रहा हूँ जो कि आपकी यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है, अदर्स यूनिवर्सिटीज़ में ये चीज़ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हमजा ज़ेब। हमारे साथ आज के गेस्ट डॉक्टर मोहम्मद अतीक साहब मौजूद हैं। आपने पंजाब यूनिवर्सिटी से मैस मीडिया की डिग्री हासिल की, स्वीडन में लीडरशिप का कोर्स किया, डिप्लोमा किया और उसके बाद चाइना में और यूएस में मुख्तलिफ ओहदों पर फाइज भी रहे, वहाँ पर सर्व करते रहे। बिना को ज़ाया किए इनसे बात करते हैं। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रीशियस टाइम। सर, बहुत से लोग जानना चाहते हैं आपने अपनी जर्नी का आगाज़ कैसे किया सर? जैसे कि आपने पहले कहा कि जर्नलिज़म और मैस कम्युनिकेशन पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने किया, और चूँकि मेरे अंदर एक शौक़ था, पहला मेरा जो एक्सपीरियंस था जर्नलिज़म, कम्युनिकेशन और उससे रिलेटेड, फिर ट्रैवल का शौक़ था और पैसे भी कम होते थे और मेरी कोई इंग्लिश भी ज़्यादा अच्छी नहीं होती थी। लेकिन जो एक चीज़ मुझे, एक मोटिवेशन जो मेरे अंदर थी कि मैं ये काम कर सकता हूँ, और वो उसको मैंने मुसलसल किया। और पहले फिर स्वीडन लीडरशिप के लिए मैं गया, फिर यूएस के मीडिया हाउस के साथ मैंने काम किया, फिर मिडल ईस्ट में भी कुछ अर्सा मैंने विज़िट किया, और फिर काफ़ी अर्सा लास्ट 6-7 ईयर्स आई एम इन चाइना। तो वहाँ पे मैं एक यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ा रहा हूँ, यूके की यूनिवर्सिटी है, स्टिलिंग और डिजिटल मीडिया एंड कल्चर। तो ये मेरी एक ब्रीफ सी जर्नी है। सर, पाकिस्तान में आप डिग्री के बाद, जिस तरह मैंने तस्करा किया कि आपने पंजाब यूनिवर्सिटी से मैस मीडिया की डिग्री हासिल की, आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ भी मुंसलिक रहे, आपने कैपिटल टीवी में काम किया, दुनिया न्यूज़ में काम किया। आपका वो तजर्बा कैसा रहा? और उसके बाद फिर आप बाहर चले गए, ये क्या सूझी सर अचानक के, मतलब मीडिया के साथ मुंसलिक भी थे और उसके बाद आपने सोचा कि मज़ीद हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहिए, मज़ीद एक्सपोजर होना चाहिए? असल में होता ये है कि यहाँ पे जब आप काम कर चुके होते हैं तो लोग ब्रेक नहीं लेना चाहते। तो मैंने 8-10 साल जर्नलिज़म में और एक्टिव टीवी जर्नलिज़म में जब मैंने काम किया, तो फिर चूँकि मेरा लर्निंग का और ट्रैवल का ये दो बड़े मेरे शौक हमेशा हो रहे हैं, तो उन्हीं शो की वजह से जो मुझे पुश करते रहे सबकॉन्शियसली, तो फिर मैंने अपनी जर्नी का आगाज़ किया और मैंने आफ्टर 10 ईयर्स ऑफ वर्किंग मैंने थोड़ा ब्रेक लिया और स्कॉलरशिप्स के लिए मैंने अप्लाई किया, क्योंकि पैसे मेरे पास हमेशा कम थे। लेकिन मोटिवेशन हमेशा रही कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं अचीव कर सकता हूँ। और फिर ऐसा ऐसा ये चीज़ें हुई, और फिर अल्लाह का शुक्र है कि मैंने चाइना से पहले मैंने मास्टर्स फिर एक और किया इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस में, फिर डिजिटल गवर्नेंस में मेरी डॉक्टरेट हुई। और बिल्कुल कोई इतने मेरे हाई ग्रेड्स नहीं थे, लेकिन ये था कि मुसलसल जद्दोजहद, ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है जो आपको रोज़ जो है आपकी हैबिट में अगर आ जाए तो वो आपको एक न एक दिन जो है वो एक अच्छे मुकाम पे ले जाती है। और ये मेरी एक जर्नी थी। मैंने स्टडी से जर्नलिज़म प्रैक्टिस से काफ़ी मैंने थोड़ा ब्रेक लिया, फिर स्टडी आया 5-6 ईयर्स, और फिर दोबारा से मैंने कहा कि अब मेरा चूँकि जर्नलिज़म मैंने प्रैक्टिस भी की है और थोड़ा मैंने उसको लर्न भी किया एज ए डॉक्टरेट में, तो अब मुझे उसको टीच करना चाहिए। तो ये बड़ा अच्छा एक एक्सपीरियंस रहा। सर, यूएस में आप मीडिया हाउस के साथ भी मुंसलिक रहे, ख़ास तौर पर क्या फ़र्क देखते हैं? आपने पाकिस्तान में भी दुनिया न्यूज़ और कैपिटल, जिस तरह मैंने तस्करा किया, काम करते रहे, क्या फ़र्क देखते हैं सर बाहर के मीडिया में और पाकिस्तानी मीडिया में? असल में जो वेस्ट का जो मीडिया है वो डायरेक्शन के साथ है, हमें डायरेक्शन चाहिए। और जिस तरह सेल्फ हेल्प की स्टडी होती है उसमें हम कहते हैं कि एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है कि आप उस चीज़ का तस्करा ना करें जो आप नहीं चाहते। अच्छा। तो हमारे मीडिया में जो हम नहीं चाहते उसका तस्करा बहुत ज़्यादा होता है। तो वही चीज़ घूम के फिर वापस आती है, महंगाई, शोर शराबा, करप्शन, वायलेंस और इस तरह की जो चीज़ें वापस आती हैं। जो वेस्ट का जो मीडिया वो डायरेक्शन है, उनके हर दूसरे प्रोग्राम में बिज़नेस की बात होती है, उनके हर दूसरे प्रोग्राम में इम्प्रूवमेंट की, प्रोडक्टिविटी की बात होती है, डिप्लोमेसी की बात होती है, प्रोफेशनलिज्म की बात होती है। अब देखें, प्रोफेशनलिज्म हो गया, डायरेक्शन हो गया, पॉजिटिविटी हो गया, बिज़नेस हो गया, और डाइवर्सिटी और प्लूरलिज्म, अब ये चीज़ें हमारे यहाँ डिस्कस नहीं होती, क्योंकि हम जो चाहते हैं वो हम बात नहीं करते, जो नहीं चाहते उस पर हमारा तस्करा ज़्यादा होता है। तो इसीलिए वही फिर घूम के वापस आता है। तो प्रोफेशनलिज्म में भी फिर ऐसा ही है। तो जो चीज़ आप
चाहते हैं उसका तस्करा आप ज़्यादा कर दें तो वही आपके आसपास होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल ऐसे सर, वो स्टूडेंट्स जो बाहर जाना चाहते हैं, जिस तरह आपने भी यहाँ से मूव किया और वहाँ पर हायर एजुकेशन के लिए मीडिया सर्व भी कर रहे हैं, वो लोग जो यहाँ से जाना चाहते हैं हायर एजुकेशन स्टडीज़ के लिए, उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्या मेन पाथ है जिसको अडॉप्ट करते हुए वो वहाँ पर जा सकते? अच्छा, सबसे पहले तो कंट्री स्पेसिफिक कर लें कि अगर वो यूरोपियन कंट्रीज़ है तो यूरोप के अंदर बहरहाल जो लोकल लैंग्वेजेस हैं, फ्रेंच के अंदर फ्रांस के अंदर फ्रेंच है, जर्मनी के अंदर जर्मन है, यूके के अंदर इंग्लिश है, तो जो वहाँ की लैंग्वेज है उसको पहले वो मद्देनज़र रखें ताकि वहाँ पे आके जाके आप एक्सेल भी करें। जब मैं चाइना गया तो सबसे पहला काम जो मैंने किया वो अपनी चाइनीज़ लैंग्वेज को इम्प्रूव करना शुरू किया, क्योंकि आपने वहाँ पे वक्त गुजारना होता है। स्टडी आपकी इंग्लिश में भी हो सकती है, तो सबसे पहले लैंग्वेज का देखें, कंट्री स्पेसिफिक हों, लैंग्वेज बैरियर नहीं आ रहा, लैंग्वेज बैरियर को भी देखें ताकि आप वहाँ जाके एक्सेल कर सकें, कुछ सीख सकें। खाली डिग्री मुकम्मल करना कुछ नहीं होता, आपने वहाँ की चीज़ों को, वहाँ की प्रैक्टिस को भी देखना होता है कि एक चीज़ इन प्रैक्टिस क्या है, थ्योरी में क्या है, तो वो आपका लोकल विजडम वहाँ पे आपको प्रोवाइड करता है। सर ख़ास तौर पर जो स्टूडेंट्स यहाँ से बाहर जाना चाह रहे होते हैं स्टडी पर्पस के थ्रू, वो सबसे पहले ये देखते हैं कि स्कॉलरशिप का एक मरहला, वो कहते हैं कि स्कॉलरशिप लग जाए हमारी, किसी तरह भारी भरकम फीस अदा ना करनी पड़े। स्कॉलरशिप का मरहला सर किस तरह अचीव किया जा सकता है, स्कॉलरशिप के क्राइटेरिया को सर? अच्छा, उसमें स्टेप 1 ये है कि पहले आप कंट्री स्पेसिफिक कर लें। मैं यूरोप जाना चाहता हूँ, ये बहुत बड़ी बात है, यूरोप में बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, तो पहले कंट्री स्पेसिफिक करें, फिर उस यूनिवर्सिटी को टारगेट करें और उसमें जो लोग जा रहे हैं अगर उनकी वेबसाइट है तो उसको देखें, अपने प्रोग्राम को देखें, और जब आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ लिखें तो उसमें कहें कि मैं ये चीज़ सीखना चाह रहा हूँ जो कि आपकी यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है, अदर्स यूनिवर्सिटीज़ में ये चीज़ नहीं है। थोड़ी सी वेबसाइट को स्टडी कर लें, वहाँ की लैंग्वेज को थोड़ा सा आप स्टडी कर लें कि और उस स्टेटमेंट्स ऑफ पर्पस जो है उसमें नज़र आए कि आप एक उस ट्रैक पे हैं, आप फ्रेंच सीख रहे हैं, आप चाइनीज़ सीख रहे हैं, आप इंग्लिश सीख रहे हैं, और उसके अंदर जिक्र करें कि आप कौन सी बुक्स पढ़ रहे हैं, कौन सी थ्योरी को आप पढ़ रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट आपका है और आप वहाँ पर क्यों जाना चाहते हैं, ताकि उनमें भी एक इंटरेस्ट हो कि एक इंटरनेशनल जो ओवरसीज स्टूडेंट आ रहा है वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है और हम उसको क्या देना चाह रहे हैं। तो 2-3 चीज़ें हैं कि वेरी स्पेसिफिक टू द कंट्री एंड देन द यूनिवर्सिटी, लैंग्वेज, और उसके बारे में पढ़ना शुरू करें, क्योंकि उनके यहाँ थाउजेंड्स ऑफ ईमेल्स आती हैं, वो देखते हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस देखते हैं, उसमें कंपटीशन आ जाता है क्योंकि स्कॉलरशिप पे तो कंपटीशन है, तो उस कंपटीशन में आपकी यूनिकनेस आपको हेल्प करेगी। जितना आप कहेंगे कि मैंने आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ा, आपके शहर के बारे में पढ़ा, आपकी लैंग्वेज के बारे में मैंने पढ़ा है, आपकी यूनिवर्सिटी की जो फैकल्टी की जो प्रोफाइल है उसके बारे में पढ़ा है, आपके यहाँ जो इनोवेशंस हो रही है मैंने पढ़ा है, तो ये जैसे ही जब वो उनके जो शॉर्टलिस्ट करने वाले होंगे वो देखेंगे कि एक शख्स जो है वो अपना होमवर्क करके आ रहा है, और जिसने थोड़ा सा भी होमवर्क किया होता है वो सबसे यूनिक हो जाता है। सर, ये स्कॉलरशिप के लिए ग्रेड्स भी मैटर करते हैं कि इतने परसेंट आपका स्कोर होना चाहिए, नंबर्स होने चाहिए, फिर ही आपको अच्छी स्कॉलरशिप मिल सकती है? मेरे तो कभी भी अच्छे ग्रेड्स नहीं आए तो इसलिए हाँ, मेरे अच्छे ग्रेड्स तब आए जब मैंने स्पेसिफिक हुआ, एक चीज़ को मैंने फोकस किया और उस पर काम करना शुरू किया। ना मेरी इंग्लिश अच्छी थी, ना मेरे ग्रेड्स अच्छे थे। हाँ, ये था कि जब भी मैं अपनी कोई स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखता, कोई प्रपोजल लिखता, तो उसके अंदर बहुत सारी फाइंडिंग्स होती कि मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ और आगे ABC लेवल पे मैं पहुँच चुका हूँ, मैं इससे आगे जाना चाहता हूँ। लेकिन सर अगर हिस्ट्री उठाकर देखें, जितने भी एवरेज स्टूडेंट रहे हैं वो सबसे ज़्यादा कामयाब लोग रहे हैं, अगर ये बात की जाए तो। सर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दम तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लोग डिजिटल चीज़ों की तरफ जा रहे हैं, डिजिटल मीडिया बहुत पीक पकड़ा है, हर किसी के हाथ में मोबाइल है, गैजेट्स हैं। आपको लगता है कि डिजिटल मीडिया इज़ फ्यूचर, ये फ्यूचर है पाकिस्तान का? देखिए, जब भी इनोवेशन आती है तो हमने उसके साथ चलना होता है। टेक्नोलॉजी, अब AI जो है, जब मैं पढ़ाता हूँ तो मेरे स्टूडेंट्स के पास मुझसे बेहतर जवाब होता है। मैंने 2.5 दिन लगा के एक लेक्चर तैयार किया होता है, लेकिन अगले दिन वो मुझसे अच्छा लेक्चर उनके पास जवाब होता है। बिल्कुल। तो AI टेक्नोलॉजी, जिससे मैं खुद भी खौफजदा हूँ, तो टेक्नोलॉजी को सीखना, समझना, फिर उतनी ही प्रिपरेशन करना, क्योंकि कंपटीशन है, सारी चीज़ें ओपन हो रही हैं। तो डिजिटल मीडिया विद AI, आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी आपको हेल्प कर रही है आपकी एक्सीलेंस में, तो हमें भी उतना ही अप टू डेट होना पड़ेगा। अच्छा, तो डिजिटल मीडिया क्या है कि आप फ़ौरन से 1 सेकंड के अंदर जो है किसी भी कंट्री के बारे में, बिज़नेस, एजुकेशन, वो सेल्फ हेल्प हो, वो लीडरशिप हो, आप फ़ौरन से जान लेते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है। तो उसका पॉजिटिव यूज़ है। नेगेटिव यूज़ ये है कि जब आप एंटरटेनमेंट की तरफ जाते हैं तो फिर आप लंबा टाइम उस पर गुजार देते हैं। एंटरटेनमेंट भी आपको चाहिए, आपको एजुकेशन भी चाहिए, आपको अपनी सेल्फ अवेयरनेस भी चाहिए, आपको अपना जो काम है उसके बारे में। अब देखें, मैं एंटरटेनमेंट भी देखता हूँ डिजिटल मीडिया के ऊपर, ठीक है, मैं अपनी एजुकेशन के बारे में इंप्रूव करता हूँ कि UK में क्या हो रहा है, यूरोप में क्या हो रहा है, वेस्ट में
में और चाइना में उसमें क्या हो रहा है। तो डिजिटल मीडिया जो सोसाइटी की जो इम्प्रूवमेंट है, आपने उसको बैलेंस करके चलना होता है सारी चीज़ों को। तो अब प्रिंट मीडिया जो हो गया वो डिजिटलाइज हो गया सारी चीज़ें, तो वो इनोवेशन जो होती है, जिस तरह पेपर से फिर टीवी पे कन्वर्ट हुई चीज़ें, फिर ऑनलाइन कन्वर्ट हुई, तो ये सोसाइटी टेक्नोलॉजी, ये आपकी रिफॉर्म्स होती हैं जिसको आपने साथ चलना होता है। सर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रोल ऑफ मीडिया बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी सोसाइटी का। मीडिया किस तरह असर डाल सकता है अपनी सोसाइटी में? अच्छा, फिर बात वहीं पे आती है कि चाहे वो मीडिया है, चाहे वो मीडिया की कोई भी फॉर्म है, ऑनलाइन है, डिजिटल है, प्रिंट है, बुक्स हैं, उस चीज़ का तस्करा ज़्यादा कर दें जो आप चाहते हैं। वेस्ट हो गया, चाइना हो गया, वो सिर्फ उनकी हर दूसरी कॉन्फ्रेंस जो है चाइना के अंदर, वो बिज़नेस के बारे में हो रही है, वो ग्रोथ के बारे में हो रही है, वो प्रोडक्टिविटी के बारे में हो रही है, वो लीडरशिप के बारे में हो रही है, वो ईज़ ऑफ बिज़नेस के बारे में हो रही है। ठीक है, तो हम यही तो चाहते हैं कि ताकि हमारा बिज़नेस बढ़े तो हमारी इकॉनमी बेहतर हो, इकॉनमी बेहतर होगी तो हमारी पॉवर्टी ख़त्म होगी, हमारी एजुकेशन आगे बढ़ेगी। तो आपने स्टेट हो गया या आपका जो जो आपका इंडिपेंडेंट जो जर्नलिज्म का जो आप एक कॉन्सेप्ट आया है कि हर के पास मीडिया है, टेक्नोलॉजी है, वो अपनी बात कह सकता है, तो आप उस चीज़ को कहना शुरू कर दें जो आप चाहते हैं। जो नहीं चाहते उसका तस्करा ना करें। हम क्या चाहते हैं? हम अपनी डेवलपमेंट चाहते हैं, हम बिज़नेस चाहते हैं, ईज़ ऑफ बिज़नेस चाहते हैं, हम एजुकेशन चाहते हैं, हम सेल्फ रिस्पेक्ट चाहते हैं, हम चाहते हैं कि खित्ते में हमारी बेहतरी हो। तो जो चीज़ चाहते हैं उसका तस्करा आप कर दें, जो नहीं चाहते उस पर आप खामोशी करें। आप की चीज़ें हैं तो वेस्टर्न मीडिया हो या चाइनीज़ मीडिया जहाँ पे मैंने काम किया मिडिल ईस्ट में, तो उनके यहाँ मैक्सिमम जो है वो बिज़नेस के प्रोग्राम बहुत ज़्यादा हैं, लीडरशिप के प्रोग्राम बहुत ज़्यादा हैं, कॉन्फ्रेंसेस बहुत ज़्यादा हो रही हैं उनके यहाँ, टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि अब AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, तो क्या जिस तरह US में पहले हो कि बहुत सारी जॉब्स ख़त्म हुई गई, टेक्नोलॉजी जब आई तो हमने उसको हार्मनी उसके साथ बैलेंस कैसे करना है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हमने मीडिया के ऊपर भी हमने बैलेंस करना है अपनी लाइफ को। और आपने जो चीज़ आप चाहते हैं, प्रोडक्टिविटी आप चाहते हैं, उसका तस्करा ज़्यादा कर दें, एजुकेशन का करें, बुक्स का करें, जो कि कासिम अली शाह फाउंडेशन कर रही है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ऐसी बहुत सारी फाउंडेशंस जो हैं प्रोडक्टिविटी की तरफ, पॉजिटिविटी की तरफ, लीडरशिप की तरफ, बिजनेस की तरफ, प्रोफेशनलिज्म की तरफ हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बात करें तो वो फैलती जाएगी। सर ओवरसीज़ पाकिस्तान के लिए क्या कर सकते हैं सर? अच्छा, ओवरसीज़ जब आप रह रहे होते हैं तो आपका जो दिल होता है वो पाकिस्तान में होता है, दिमाग वहाँ पे होता है, ये दो में आप हमेशा सवार रहते हैं। उधर जाते हैं तो पाकिस्तान की ज़्यादा याद आती है, जब पाकिस्तान में आते हैं कहते हैं किसी तरह उधर चले जाए तो ये हम इस कश्ती में सवार रहते हैं। अच्छा, ओवरसीज़ पाकिस्तानी चूँकि एक बेस्ट प्रैक्टिसेस देख चुके होते हैं तो वो चीज़ यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, लेकिन सिस्टम चाहिए। ओवरसीज़ पाकिस्तानी वो अपना ज़र मुबादला पाकिस्तान में भेजते हैं और बहुत सारा लेके भी आते हैं, वहाँ की जो टेक्नोलॉजी है, वहाँ का जो सिस्टम वो इम्प्लीमेंट भी करना चाहते हैं। तो ये मेरा ख्याल में कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी गवर्नमेंट का सिस्टम और आपका इंडिविजुअल, ये सबकी इश्तराकियत से काम होगा। सिर्फ गवर्नमेंट अगर कोई सिस्टम दे दे ऐसा नहीं होगा। अगर वो बेस्ट प्रैक्टिसेस ओवरसीज़ पाकिस्तानी लेके आ रहे हैं यूरोप से, वेस्ट से, या जिस भी डेवलप कंट्रीज़ में वो रह रहे हैं, तो वो इश्तराकियत के साथ वो मिल के काम होगा। यानी कि गवर्नमेंट का काम क्या है कि ऐसी पॉलिसी बनाना, ठीक है, कि आपको ईज़ ऑफ बिजनेस हो, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन हो, वो थॉट्स लेके आ रहे हैं तो आप मिल के ये काम होगा, जॉइंट वेंचर होगा। ये इंडिविजुअल नहीं होगा कि हम सिर्फ गवर्नमेंट पे फेंकें और गवर्नमेंट उन पे फेंक दे या शहरियों पे फेंक दे। ये सारा मिल के काम होता है, तो तभी एक नेशन जो आगे ग्रो करती है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। यकीनन जो ऑडियंस हमें देख रही है उन्होंने भी बहुत कुछ सीखा होगा और नई लर्निंग हुई होगी। इसी के साथ अपने मेज़बान हमजा ज़ेब को इजाज़त दें। अल्लाह ने